समय प्रबंधन के टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने समय प्रबंधन की परिभाषा पढ़ी थी और किस प्रकार से समय प्रबंधन किया जाता है ये पढ़ा था, उसके पॉइंट्स। आज हम पढ़ेंगे पारिवारिक जीवन चक्र में समय की मांग कैसे होती है। जैसे प्रथम अवस्था में जब हस्बैंड वाइफ दोनों जने होते हैं तब उनके पास ज़्यादा उत्तरदायित्व नहीं होते हैं और वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसलिए उनके पास समय ज़्यादा होता है और इसमें समय के प्रबंधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। दूसरी अवस्था में जब उनकी फैमिली बढ़ जाती है, जब छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, तो उस समय क्योंकि छोटे बच्चे की देखभाल करना बहुत आवश्यक हो जाता है, उस समय उनके पास समय बहुत कम होता है और उनको उसका प्रबंधन करने की ज़रूरत होती है क्योंकि देखभाल में, बच्चे की देखभाल में बहुत ज़्यादा समय लगता है। उसकी पूरी शारीरिक देखभाल, मानसिक देखभाल, सारी देखभाल करनी पड़ती है दोनों पेरेंट्स को। तो इस समय उनका जो टाइम होता है, उनका जो वर्क शेड्यूल होता है वो बहुत बिजी हो जाता है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनको अलग अलग तरह से टाइम देना पड़ता है पेरेंट्स को। तो इसलिए उनकी जो डिमांड होती है वर्क टाइम की, वो टाइम को मैनेज करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तीसरी अवस्था में जब बच्चे हायर स्कूल में आ जाते हैं, कॉलेजेस में आ जाते हैं, तो उनका करियर मेकिंग टाइम होता है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है और इसमें पेरेंट्स का योगदान बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी बच्चों को एक अच्छा करियर मिल पाता है। तो इस समय भी पेरेंट्स को जागरूक रहने की आवश्यकता होती है और पेरेंट्स जो है इस समय भी उन बच्चों के ऊपर उन्हें समय का व्यवस्थापन करना पड़ता है और उन्हें भी टाइम देना पड़ता है। और चौथी अवस्था में जब बच्चों की मैरिजेस हो जाती हैं, बच्चों का कोई जॉब लग जाता है, करियर हो जाता है उनका, तो फिर उसके बाद बच्चों पर इतना ध्यान देना आवश्यक नहीं रहता है। इस समय पेरेंट्स जो है थोड़े से फ्री हो जाते हैं और बच्चों की जब मैरिजेस हो जाती हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियों से थोड़े से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, उसके बाद नाना नानी दादा दादी बनते हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पर एक टाइम पे उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो जाती हैं और वो थोड़ी सी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। और लास्ट स्टेज में जब रिटायरमेंट की स्टेज भी आ जाती है उनकी, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो फिर ओल्ड एज में आ जाते हैं और फिर उनके पास फिर काफ़ी टाइम होता है, तो उस समय भी टाइम मैनेजमेंट की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद समय प्रबंधन के निर्धारित तत्व, इसमें सबसे पहला है समय मूल्य। समय का कोई मूल्य नहीं होता, अमूल्य होता है समय, और हमारे पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, जिन 24 घंटों में हमें हमारे समय का व्यवस्थापन करना होता है और उसमें हमारा यही उद्देश्य रहता है कि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक अपना कार्य कर सकें, अधिक से अधिक अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। तो इसमें समय जो है वो एक सीमित साधन है और इस सीमित साधन के व्यवस्थापन और कीमती भी है, इसलिए क्योंकि एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आता, तो ये समय कीमती भी होता है और साथ ही साथ बहुत मूल्यवान होता है। और ये जो साधन है ये सीमित साधन है, तो इसलिए हमें इसका व्यवस्थापन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें सबसे पहला है कि कार्य समय पर संपन्न हो जाए तो हमारा कार्य जल्दी हो जाता है। जिस कार्य में जितना समय लगेगा उतना समय लग जाए या उससे कम समय लगे तो ये एक हमारी सफलता होती है। तो इस कार्य में, किसी भी कार्य में जो हम समय पर ख़त्म कर देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा व्यवस्थापन होता है। और हमें अगर अंदाज़ा हो कि किस कार्य में कितना समय लगेगा तो ये और भी
हमारे लिए लाभदायक होता है। फिर उसके बाद महत्व की दृष्टि से हम देखें तो हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो पहले हम इस तरह से करें कि कार्य की महत्व की दृष्टि से हम उसका क्रम बनाएं और ये ध्यान रखें कि अगर हो सके तो एक भारी कार्य, उसके बाद हल्का कार्य, फिर भारी कार्य, फिर हल्का कार्य, तो थकान कम होगी और क्रमबद्धता से हम कोई कार्य करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे अगर लास्ट में कोई काम बचता भी है और वो महत्व नहीं है ज़्यादा उसका तो कोई बात नहीं, ये भी हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें। फिर एक ही क्षेत्र में जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, एक ही क्षेत्र में यदि बहुत सारे कार्य हैं तो एक ही क्षेत्र के कार्य पहले निपटा कर आएँ, क्योंकि वो कार्य जो है वो एक साथ हम कर सकते हैं और एक साथ कार्य करने में समय की बचत होती है। तो एक ही क्षेत्र के जो कार्य हैं उनको एक बार अगर आप उस क्षेत्र में पहुंच गए तो उसके कार्य पहले निपटा लें। उसके बाद अगर हम कार्य समय पर कर लेते हैं तो हम कार्य कुशल हो जाते हैं, हमें कुशलता प्राप्त हो जाती है, बार बार उस कार्य को करने में हम निपुण हो जाते हैं और हमें उस कार्य को करने में हमारी कुशलता विकसित हो जाती है। उसके बाद है, ये था समय मूल्य। अब है समय मानक। एक कार्य को करने में कितना समय लगेगा ये निश्चित करना, ये समय मानक है और इसका पता होना भी ज़रूरी है और उसको निश्चित करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि किसी काम में हमारे ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो निर्धारित समय है उससे ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब आप वो कार्य ढंग से नहीं कर रहे हैं। हम उस कार्य के ढंग को, उस कार्य करने के तरीके को बदल दें, परिवर्तित कर दें और उसे जल्दी करने का प्रयत्न करें। फिर उसके बाद अवकाश काल जो है उसके भी मानक निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने उसके मानक निर्धारित नहीं किए तो जैसे ही हम लेजर टाइम हमें मिलता है, खाली समय मिलता है, तो हम उसमें आराम करते हैं, हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें हमारा मन लगे, मनोरंजन का कार्य करते हैं, तो ऐसे में कितना भी टाइम लग जाए हमें पता नहीं रहता। तो उसका भी मानक निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है समय क्रम। पहला आया था समय मूल्य, फिर आया समय मानक। समय मूल्य था समय का हमें मूल्य करना चाहिए, कितना समय हमें किस समय लगेगा ये निर्धारित होना चाहिए। फिर है समय मानक। समय मानक में हमें निश्चित करना चाहिए कि किस कार्य में कितना टाइम लगेगा। और अब है समय क्रम। कार्यों को ऐसा क्रम दें, मतलब ऐसी क्रमबद्धता दें कि जो निर्धारित कार्य हैं वो कम समय में हमारे पूरे हो जाएं और बिना थकान के, बिना तनावपूर्ण वातावरण के वह कार्य हमारे समाप्त हो जाए। तो ये होता है समय क्रम। और इसमें हमें कुछ बिंदु ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि कार्य बिना थके हुए और बिना परेशान हुए हुए हम कैसे करें। दूसरा है, विभिन्न क्रियाओं को करने वाले व्यक्ति की रुचि और उसकी दक्षता की पहचान होनी चाहिए। हम जो भी कार्य हम विभाजित कर रहे हैं, व्यक्तियों को दे रहे हैं, तो हमें ये समझ के देना चाहिए कि इस व्यक्ति में इस कार्य को करने की कितनी योग्यता है, कितनी रुचि है। उस तरह से अगर हम कार्य दें, अगर किसी को कोई भी व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष है और उसको वह कार्य रुचिकर लगता है, तो यदि हम उसको वह कार्य देंगे तो वो आसानी से और अच्छी तरह से वह कार्य करेगा। तो इसलिए ये जान लेना कि कौन सा व्यक्ति किसी कार्य में कितना दक्ष है, वो जानकर हम अगर कार्यों का विभाजन करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और क्वालिटी वर्क होगा। तो इसके अलावा कि व्यक्ति वहाँ पर जो भी कार्य में दक्ष है वो व्यक्ति वहाँ पर उपलब्ध हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्रियाओं का आपस में संबंध। आपस में संबंध का अर्थ है कि भाई जो भी हम कार्य कर रहे हैं
उनका आपसी संबंध कैसा है, मतलब वो क्रियाएं अगर आपस में संबंध रखती हैं तो कड़ी जुड़ती जाती है, एक कार्य करते हैं फिर दूसरा कार्य करते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े जुड़े रहते हैं, तो वो कार्य करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि हम जब कार्य करने चलते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हम उससे एक स्टेप आगे कार्य करने लग जाते हैं। तो इसलिए कार्यों में, क्रियाओं में आपसी संबंध होना बहुत ज़रूरी है। फिर है अनुकूल कार्यों का निर्धारण, अनुकूल क्रमों का निर्धारण, मतलब क्रमबद्धता से हमें कार्य करना चाहिए। जैसे कि अगर कार्य जो भी कार्य हैं हमारे, कुछ कार्य ऐसे होंगे जो नीरस होंगे, कुछ कार्य ऐसे होंगे जो रुचिकर होंगे, कुछ कार्य ऐसे होंगे जो भारी होंगे, कुछ कार्य ऐसे होंगे जो हल्के होंगे, तो हमें उनको क्रमबद्धता से लगा देना चाहिए। जैसे एक कार्य हम नीरस लगा दें, एक कार्य रुचिकर लगा दें, एक भारी कार्य लगा दें, उसके बाद हल्का कार्य लगा दें। इस तरह से हमें अनुकूल क्रमों में कार्य को विभाजित करना चाहिए, जिससे हमारा कार्य अच्छी तरह से हो और बिना थके, बिना परेशान किए ये हो। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद समय और शक्ति बचाओ उपकरण भी हमारे पास होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम घर के कार्य करते हैं तो घर में बहुत सारे उपकरण ऐसे होते हैं जो श्रम बचाओ उपकरण होते हैं। जैसे कि अगर हम किचन में देखें तो जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर है, ये इलेक्ट्रिक ओवन है, और इलेक्ट्रिक तंदूर है, गैस तंदूर है। तो इस तरह के ये जो श्रम बचाओ उपकरण होते हैं, ये उपकरण भी हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर हम जैसे कोई ऑफिस में कार्य कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा जो रूम है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, एयरी भी होना चाहिए, और उसका जो फर्नीचर है उसकी हाइट हमारी हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे हमारा पोस्चर सही रहे कार्य करने का। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्य दक्षता बढ़ेगी, और हम ज़्यादा अच्छे से, कम समय में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। तो ये है। उसके बाद एक साथ करने वाले जो कार्य हैं वो उनको हमें एक साथ करना चाहिए। मतलब एक साथ कई कार्यों को अगर आप करते हैं तो आपके समय की बचत होती है। तो इस तरह से हम एक साथ कई सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अगर किचन में हम काम कर रहे हैं तो हमने जैसे गैस पे आलू उबलने भी रख दिए, दाल बनाने भी रख दी, सब्जी बनाने भी रख दी, फिर उसका हमको कोई सब्जी काटनी है, कुछ करना है तो वो कटिंग हम करें, इन द मीन टाइम हमने बहुत सारे काम कर लिए। तो इस तरह से ओवरलैपिंग वर्क्स हमें करते रहना चाहिए। और इसी तरह से ऑफिस में भी हम ओवरलैपिंग कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कई चीज़ों का हमने प्रिंट दे दिया, कुछ चीज़ें हम उसको टाइप कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। इस तरह से हम ओवरलैपिंग अगर काम करेंगे तो हमारा समय बचेगा। और इसके अलावा क्रियाओं का प्रारूप हमें ज़रूर से तैयार कर लेना चाहिए। हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसका प्रारूप हमें पहले से ही बना लेना चाहिए कि हम क्या क्या कार्य करने जा रहे हैं और किस प्रकार से उन कार्यों को करेंगे। और इसके अलावा क्रियाओं का क्रमबद्धता भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रमबद्धता से ही हम किसी कार्य को सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये समय के बारे में पढ़ा, समय व्यवस्थापन, समय का मूल्य, समय मानक और समय क्रम, ये हमने आज पढ़ा। इसी को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।